नमस्कार। अगर टीडीएस फाइलिंग से डील करते हैं तो एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। एक नया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 140 आ गया है। तो चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या नॉन सैलरी पेमेंट्स पर टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? मतलब जैसे कमीशन हो गया या कोई प्रोफेशनल फीस? अगर हाँ, तो फिर ये अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो टीडीएस फाइलिंग के जो पुराने तरीके थे ना, उन्हें आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अब एक नया, ज्यादा स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली फॉर्म आ चुका है। चलिए देखते हैं कि इसे फाइल करने का प्रोसेस अब कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये फॉर्म 140 है क्या, फिर फाइलिंग की तैयारी कैसे करनी है वो देखेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, फिर इसके नए स्मार्ट फीचर्स क्या हैं वो जानेंगे। और हाँ, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करें, और सबसे आखिर में ये समझना कि इसमें एक्यूरेसी इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये फॉर्म 140 है क्या? देखिए, एकदम सीधे शब्दों में कहें तो फॉर्म 140 एक क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट है। ये उन नॉन सैलरी पेमेंट्स के लिए है जो किसी रेजिडेंट को किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कमीशन, प्रोफेशनल फीस या किराया, और जिन पर टीडीएस काटा गया हो। तो सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर यही है कि फॉर्म 140 ने पुराने फॉर्म 26Q की जगह ले ली है। जी हाँ, उसे रिप्लेस कर दिया है। और ये बदलाव नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हुआ है। मतलब अब से सारी फाइलिंग इसी नए फॉर्म से होगी। और ये जो बदलाव है ना, ये स्लाइड उसे बिल्कुल सही तरीके से दिखा रही है। देखिए, जहां पहले फॉर्म 26Q और 1961 का एक्ट था, अब उसकी जगह फॉर्म 14 और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। मतलब कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम अपग्रेड है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि फॉर्म 140 क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइलिंग से पहले क्या-क्या तैयारी करनी होगी। क्योंकि देखिए, डेडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो सबसे पहले डेडलाइंस। ये तारीखें बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर क्वार्टर की एक फिक्स ड्यू डेट है। Q1 के लिए 31 जुलाई, Q2 के लिए 31 अक्टूबर, Q3 के लिए 31 जनवरी, और साल का जो आखिरी क्वार्टर है Q4, उसके लिए अगले साल के 31 मई तक का टाइम मिलता है। इन्हें तो कैलेंडर में मार्क कर ही लेना चाहिए। और हाँ, फाइलिंग शुरू करने से ठीक पहले ये दो चीज़ें बिल्कुल तैयार रखें। एक, सरकार को जो टैक्स पेमेंट किया है उसके सभी चालान की कॉपीज़। और दूसरा, जितने भी डिडक्टीज हैं उन सबके पैन डिटेल्स। इनके बिना प्रोसेस बीच में ही अटक सकता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे अहम हिस्से पर। देखते हैं कि फॉर्म 40 को फाइल करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आखिर है क्या। तो देखिए, ये जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है ना, ये 6 स्टेप्स का सफर है। सबसे पहले पेमेंट के टाइम पर टैक्स काटना है। दूसरा, उस टैक्स को सरकार के पास जमा करना है। तीसरा, आरपीयू सॉफ्टवेयर से स्टेटमेंट बनाना है। चौथा, एफवीयू टूल से उसे वैलिडेट करना है। पांचवा, जो फाइनल फाइल बनेगी उसे अपलोड करना है। और छठा स्टेप, बस आराम, क्योंकि इसके बाद का काम सीपीसी टीडीएस का है। और हाँ, ये आरपीयू और एफयू क्या है, इस पर अभी डिटेल में बात करते हैं। हाँ, तो अब इन यूटिलिटीज को समझते हैं। स्टेप 3 था आरपीयू, मतलब रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। असल में ये वो सॉफ्टवेयर है जहां आप अपना क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट तैयार करते हैं। मतलब सारी डिटेल्स, डिडक्टी की जानकारी, चालान का डेटा, सब कुछ यहीं पर डालना होता है। और फिर आता है स्टेप 4, वैलिडेशन, जिसके लिए है एफवीयू, यानी फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी। सोचिए, आरपीयू में आपने सारी कहानी लिखी और एफवीयू उसे प्रूफ रीड करेगा। इसे फाइलिंग का एक डिजिटल स्पेल चेकर समझ सकते हैं। ये फाइल की हर एक डिटेल चेक करके गलतियां पकड़ता है, और जब सब कुछ ठीक होता है ना, तभी आपको वो फाइनल .fvu फाइल मिलती है जो सबमिशन के लिए एकदम रेडी होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो इस नए फॉर्म 140 को पुराने सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं। ये जो स्मार्ट फीचर्स हैं ना, ये फाइलिंग के एक्सपीरियंस को वाकई बहुत स्मूथ बना देते हैं। जरा इन अपग्रेड्स पर नजर डालिए। डिडक्टर की डिटेल्स खुद ब खुद भर जाएंगी, मतलब टाइपिंग का काम कम। कोई गलती हुई तो वो रियल टाइम में ही पकड़ में आ जाएगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू और डेट पिकर से गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और डेटा एंट्री भी फास्ट होती है। और स्मार्ट वेरिफिकेशन, उसके लिए तो बस एक चेकबॉक्स टिक करना है ना कमाल का। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल। मान लीजिए फॉर्म सबमिट कर दिया और उसके बाद पता चला कि कोई गलती हो गई, तो क्या करें? घबराने वाली बात है या इसका कोई सल्यूशन है?
सोचा था कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, पर फॉर्म सबमिट करने के बाद अचानक याद आया कि अरे एक डिटेल तो गलत भर दी। देखिए, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो अच्छी खबर यह है कि चिंता की कोई बात नहीं है। एक बार जब ओरिजिनल स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाता है ना, उसके बाद एक करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करके उस गलती को सुधारा जा सकता है। और हाँ, करेक्शन फाइल करने के लिए समय भी काफ़ी मिल जाता है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, जिस फाइनेंशियल ईयर में फाइलिंग हुई है उसके ख़त्म होने के बाद से पूरे 2 साल का वक्त मिलता है। जैसे अगर 2026-27 का रिटर्न है तो उसके लिए 31 मार्च 2029 तक करेक्शन फाइल किया जा सकता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहां समझते हैं कि टाइम पर और बिल्कुल सही सही फाइलिंग करना इतना जरूरी क्यों है। आखिर इसका असर क्या पड़ता है। 55.5 लाख, जी हां, 5.5 मिलियन। ये वो आंकड़ा है जितने ओरिजिनल फॉर्म्स औसतन हर साल फाइल होते हैं। अब इस नंबर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम कितना बड़ा है और इसमें एक्यूरेसी की कितनी ज्यादा अहमियत है। क्योंकि जरा सी भी गलती या देरी के नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। सोचिए, डिडक्टी को गलत टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, जिससे बाद में झगड़े और विवाद हो सकते हैं। सेक्शन 47 के तहत लेट फाइलिंग फीस लग सकती है। और तो और सेक्शन 461 और 465 के तहत पेनल प्रोसीडिंग्स यानी दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली ड्यू डेट ज्यादा दूर नहीं है। क्या फाइलिंग का प्रोसेस इन नए बदलावों के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि सही तैयारी आज से ही शुरू होती है।